एसी जनरेटर। एसी जनरेटर तो अब देखो, जैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला पकड़ते हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब था जब मोशन की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज मोशनल ईएमएफ। तो फ्लक्स डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पे। फ्लक्स है बी ए कॉस ओमेगा टी। फ्लक्स है बी ए कॉस ओमेगा टी। यानी कि फ्लक्स चेंज होने के लिए क्या चेंज होना चाहिए? फ्लक्स चेंज होने के लिए बी चेंज होना चाहिए, ए चेंज होना चाहिए और ओमेगा चेंज होना चाहिए। मतलब या तीनों में से कोई एक चेंज होना चाहिए। तो अगर कॉइल रोटेट कर रहा है तो ओमेगा चेंज हो सकता है ना। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लें और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रख दें, यहां पे हमने देखो एक सर्कुलर कॉइल रख दिया ऐसे, और उस सर्कुलर कॉइल के दोनों एंड्स में कुछ गैप है। उस सर्कुलर कॉइल के दोनों एंड्स में कुछ गैप है, और वो सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ठीक है, तो क्या चेंज होगा? थीटा चेंज होगा। बी ए कॉस थीटा में क्या चेंज होगा? थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। यार अगर ये घूमेगा तो फ्लक्स तो चेंज होगा ही ना इसके थ्रू। तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसके दोनों एंड्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर इसके दोनों एंड्स जो हैं वो किसी अरेंजमेंट के साथ एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड हैं, तो इसमें करंट आएगा। अब इसी डिजाइन को हमने बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। इसी डिजाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हमारा एसी जनरेटर बन जाएगा, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर तुम इसको घुमा रहे हो, अगर तुम इसको रोटेट कर रहे हो, तो उस रोटेशन के लिए तुम कोई एनर्जी तो खर्च कर रहे हो। वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। घूम रहा है ना, वर्क कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन उससे क्या पैदा हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो एसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर तो नाम ही गलत है। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दैट इज एसी जनरेटर। तो काम तो इसका वही है जो अभी हमने बेसिक सा डिजाइन बनाया है, बस अब उस डिजाइन को हम थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं और उससे एसी जनरेटर हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी दो मैग्नेट से। ये एक मैग्नेट ये हो गई, एक मैग्नेट ये हो गई। ठीक है, ये किसी मैग्नेट का इस तरफ क्या है? किसी मैग्नेट का इस तरफ क्या है? नॉर्थ पोल है। किसी मैग्नेट का इस तरफ क्या है? साउथ पोल है। और इसके बीच में कॉइल है जो रोटेट कर रहा है।
ये गैप तो छोड़ोगे ना, गैप छोड़ोगे तभी तो उसके दो एंड्स मिलेंगे तुमको जिनके बीच में ईएमएफ इंड्यूस होगा। नोट कर लेना बाद में, पहले सुन लो, पहले सुन लो, मुझे नहीं तो रुक रुक के पढ़ाना पड़ेगा, पहले सुन लो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ये मान लो ये ऐसे घूमना स्टार्ट करता है, मान लो ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, मतलब अगर हम इन एंड्स को कुछ नाम दे दें पी क्यू आर एस, मान लो स्टार्टिंग में ऐसे आ रहा है, ऐसे पी क्यू ऊपर आ रहा है और आर एस नीचे जा रहा है, पी क्यू ऊपर आ रहा है आर एस नीचे जा रहा है। तुम्हें मैंने बताया था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता चलती है। अगर ये ऐसे घूम रहा है और पी क्यू ऊपर आ रहा है और आर एस नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, पी क्यू अगर ऊपर आ रहा है और आर एस नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, नॉट थंब रूल। तो इसमें क्या होता था, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मोशन की डायरेक्शन, और ये क्या होती थी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, जो हमें नहीं पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मोशन ऐसे, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसे मिली पी टू क्यू। तो जैसे ये ऊपर आने लगेगा इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा इस डायरेक्शन में, फ्रॉम पी टू क्यू। जैसे ही ऊपर आने लगेगा इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा फ्रॉम पी टू क्यू, एंड ऑब्वियसली ये नीचे जा रहा है तो इसमें होगा आर टू एस। तो ऐसे हमें मिलेगी करंट की डायरेक्शन, समझ गए। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, आधी रोटेशन के बाद अभी P यहां था, Q यहां था, R ये था और S ये था, और इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से थी, पी क्यू आर एस ऑर्डर में थी। लेकिन हाफ रोटेशन जब इसकी हो जाएगी, हाफ रोटेशन हो जाएगी तो ये पूरा घूम के पी क्यू यहां आ जाएगा, तो ये Q होगा और ये P होगा और ये वाला पॉइंट R होगा और ये S होगा। आधी रोटेशन हो जाएगी ना इसकी। अभी ये ऐसे है, तुम्हें करंट की डायरेक्शन समझ में आ गई इसमें कि कैसे आई। तो ये ऐसे घूम के ऐसे नहीं हो गया, आफ्टर हाफ रोटेशन पी क्यू, ये पी क्यू साइड है, पी क्यू पे फोकस करो, हाँ ठीक। और अब ये तो पूरा घूम रहा है ना, तो ये ऐसे ऐसे थोड़ी घूम रहा है कि ऐसे जाएगा फिर ऐसे वापस आ जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे, ऐसे थोड़ी कर रहा है, ये पूरा घूम रहा है लेकिन घूम के आएगा ना पीछे से वापस। तो अभी अब क्या होगा, इस सिचुएशन के बाद क्या होगा कि आर एस ऊपर आ रहा है और पी क्यू नीचे जा रहा है। तो अगर आर एस ऊपर आ रहा है और फिर से हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं, तो आर एस ऊपर आ रहा है तो इसमें डायरेक्शन ऐसी आएगी, और ये नीचे जा रहा है तो इसमें डायरेक्शन ऐसी आएगी। तो सोचो बदल नहीं गई डायरेक्शन, डायरेक्शन पी टू क्यू थी, क्यू टू पी हो गई, और डायरेक्शन आर टू एस थी, एस टू आर हो गई। समझ में आया। तो इसको बोलते हैं एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। एसी में क्या है, एसी जनरेटर में एसी का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट यही होता है जो आधी रोटेशन के बाद अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, तो इसीलिए तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही। डीसी तो जो फिक्स डायरेक्शन, डीसी जनरेटर का भी एक डिजाइन होता है जो डायरेक्शन नहीं बदलने देता, हम उसमें ऐसा मैकेनिज्म करते हैं, बट वो नहीं हमारे सिलेबस में। एसी जनरेटर में डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, समझ में आ गया। अब इसकी आगे की अरेंजमेंट देखो कि यहां पे कोई सर्किट होगा ना, तो सर्किट घूम जाएगा अगर ये घूम रहा होगा तो। हम चाहते हैं कि जो कॉइल है वो घूमता रहे लेकिन जो एक्सटर्नल सर्किट है वो रेस्ट पे रहे। कॉइल घूमता रहे लेकिन एक्सटर्नल सर्किट ना घूमे, इसके लिए हम क्या करें,
इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो रिंग्स लेते हैं, उन्हें बोला जाता है स्लिप रिंग्स। एक रिंग यहां लगा दी, जिससे ये वाला कांटेक्ट में है, लेकिन ये वाली जो साइड है ना, ये नीचे जा रही है, ये इस वाली रिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये अगली वाली स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में होगी। बताता हूं इनका, स्लिप रिंग्स का पर्पस क्या है। स्लिप रिंग्स का पर्पस, जैसे ये रिंग लगी हुई है, ठीक है, अगर मैं ये रिंग नहीं लगाता हूं, तो तुम इमेजिन करो कि ये मेरा जो कॉइल है, इसकी दो दो एंड्स आ रहे हैं ऐसे, इस कॉइल के दोनों एंड से मैंने सर्किट आगे ज्वाइन कर रखा है एक, जिसमें मुझे करंट चाहिए। तो कॉइल घूम रहा है, कॉइल घूम रहा है तो सर्किट भी घूम रहा है। मुझे क्या चाहिए कि कॉइल तो घूमे, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट रेस्ट पे रहे। तुम ये बताओ कि अगर तुमको, अगर यहां पे कोई जनरेटर मैं लगा दूं, यहां पे मैंने ये वाला जनरेटर लगा दिया, उस जनरेटर से मैंने तार कनेक्ट कर दी इसकी, तो जब वो घूमेगा तो तारों में ऐसे बल पड़ जाएगा, तार टूट जाएगी उसी टाइम। हम चाहते हैं कि जनरेटर के अंदर जो भी मैकेनिज्म चल रहा है, उसको एक्सटर्नल सर्किट पे किसी भी तरह का कोई लोड ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक अरेंजमेंट करी है कि हमने इस तरीके की दो रिंग्स लगा दी। अब ऐसी रिंग लगाने से क्या होगा कि ये जो इसका एक एंड है, ये इस रिंग के अंदर ऐसे घूमेगा कांटेक्ट में रह के, समझ गए। तो अगर एक्सटर्नल सर्किट को यहां से शुरू करें, यहां पे एक कार्बन का ब्रश लगा दो। ग्रेफाइट जानते हो, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे एक ग्रेफाइट का बना हुआ ब्रश लगा दो, और यहां भी एक ग्रेफाइट का बना हुआ ब्रश लगा दो। तो जब ये रिंग घूमेगी तो ब्रश के साथ कांटेक्ट में रहेगी हमेशा। अब इस ब्रश के साथ कनेक्ट कर दो जो भी है, एक्सटर्नल सर्किट जो है तुम्हारा, इस ब्रश के साथ कनेक्ट कर दो। अब इमेजिन करो ना, ये घूम रहा है सर्किट, और ये रिंग्स के साथ कांटेक्ट में है, और ब्रशेस के साथ ये रिंग्स कांटेक्ट में है, तो एक्सटर्नल सर्किट थोड़ी घूमेगा, ये ब्रशेस तो रेस्ट पे है ना, समझ आया। तो इसको, ये तो हो गई हमारी फील्ड मैग्नेट्स। ये जो कॉइल है, इस कॉइल को बोला जाता है आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या होता है कि हम ये कॉइल कैसे लेते हैं, हम एक फ्रेम लेते हैं, और हम उस फ्रेम पे एक, जैसे कॉपर वायर है, उसको लपेट दिया, ऐसे फ्रेम पे जो लपेट के जो बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो ईएमएफ ये जनरेट करके हमें दे रहा है, और जो करंट हमें जनरेट करके दे रहा है, वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम जब ये कॉइल बनाते हैं तो कभी भी उसमें एक टर्न नहीं रखते हैं, बहुत सारी टर्न्स रखते हैं। आर्मेचर कॉइल हो गया, इनको बोला जाता है, ये जो येलो वाली हमने दिखाई है, इन्हें बोला जाता है स्लिप रिंग्स। हाँ जी, ये वाला है कार्बन ब्रश। दिस इज योर एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर। और इसमें भी वही होगा ना, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया, सबका रोल समझ में आ गया। अब हम इसके मैथ्स पे आते हैं। तो
एन, कैपिटल एन, कॉइल में हम ले लें नंबर ऑफ टोटल टर्न्स, ठीक है। टोटल टर्न्स कितनी हो गई, एन। ए हो गया, ए हो गया ये जो पूरा कॉइल है इसका एरिया, ए इज एरिया ऑफ कॉइल। बी होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाय, ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स का डेरिवेटिव ले लो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, देखो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स ऑफ वन टर्न कॉस थीटा, थीटा यानी कि ओमेगा इंटू टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये ईएमएफ आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ आएगा माइनस एन, बाहर चला गया, बी कांस्टेंट है बाहर चला गया, ए कांस्टेंट है बाहर चला गया, डी बाई डी टी ऑफ सिर्फ कॉस ओमेगा टी बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो ई हो गया माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ का फॉर्मूला है। ये इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है क्योंकि इसमें ईएमएफ जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ है, जिसका मतलब है कि ऐसे केस में यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। और इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, जरा समझ लो बात को अच्छे से। अगर इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो करंट तो एक सेकेंडरी चीज है ना। करंट की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। अगर तुमको यहां पर एक रजिस्टर दे दिया, उस रजिस्टर का एक एंड है ए और दूसरा एंड है बी, उस रजिस्टर का एक एंड है ए और दूसरा है बी, और इसमें करंट किस तरफ फ्लो करेगा वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि ए और बी की पोलैरिटी क्या है। अगर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो करंट जाएगा इस तरफ, अगर वो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो करंट जाएगा इस तरफ। करंट की कोई अपनी डायरेक्शन नहीं है ना, उसकी डायरेक्शन तो ईएमएफ डिसाइड करता है। तो अगर इसमें हाफ डायरेक्शन के बाद करंट की डायरेक्शन बदल रही है, हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन बदल रही है, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ईएमएफ की डायरेक्शन बदल रही है, यानी ईएमएफ अपनी पोलैरिटी चेंज कर रही है। तो जरा ये वाला फॉर्मूला देखो। अब मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा, इसको छाप लो एक बार फटाफट। तेरा ध्यान था जब मैं बता रहा था? चलो नोट करो। कर लिया, कर लिया। तो E इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी ईएमएफ डिपेंड कर रही है साइन ओमेगा टी पे। ध्यान से देखना, क्योंकि इस फॉर्मूले पे और ये जो कॉन्सेप्ट मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले और इस कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगला वाला ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट, इस एक अकेले इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो जरा ध्यान से समझ लो, E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी में ये वाले इस केस में जो ईएमएफ मिल रहा है ये साइन ओमेगा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और साइन ओमेगा टी मतलब साइन थीटा, जिसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, मतलब -1 से 1 होती है। इसका मतलब है जब जब ये 1 होगा E मैक्सिमम होगा, और अगर इसको मैं 1 डाल देता हूं तो मेरे को E मैक्स की वैल्यू मिलेगी क्या, एन बी ए ओमेगा। इसको हम E नॉट से भी डिनोट करते हैं, चाहे इसको E मैक्स लिख लो चाहे E नॉट लिख लो। तो अगर E नॉट जो है वो एन बी ए ओमेगा है तो E का फॉर्मूला क्या हो गया, E नॉट साइन ओमेगा टी।
ये वही फॉर्मूला है बिल्कुल जो तुम्हारा ऑसिलेशंस में आया था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यानी कि यहां पे देखो, जहां साइन थीटा आ जाएगा मतलब वो वैल्यू ऑसिलेट कर रही है। ईएमएफ का अगर तुम यहां पे ग्राफ प्लॉट करोगे ना कि चलो देखते हैं ईएमएफ कैसी है, तो तुमको वो ग्राफ ऐसा मिलेगा जैसा साइन थीटा का ग्राफ होता है। अरे और कुछ है थोड़ी, सिर्फ साइन थीटा ही तो है इसमें बस। हाँ, जैसा साइन थीटा का ग्राफ है, बस साइन थीटा के ग्राफ और इसमें एक ही फर्क है कि साइन थीटा 1 से -1 तक जाता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट होगी और मिनिमम माइनस ई नॉट होगी। ये यहां से लेकर यहां तक जीरो, ये हो गया हमारा आधा साइकिल t/2, ये हमारा हो गया पूरा साइकिल t। तो ये हमने ईएमएफ और टाइम के बीच का ग्राफ बनाया एक तरीके से। सो ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला है, और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ही वो ईएमएफ है जो हम सबके घरों में है। जितना भी घर में ये सब चल रहा है ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से चल रहा है। डायरेक्ट ईएमएफ तो बैटरी में होती है, सेल में होती है, जो घर में सप्लाई आ रही है ऑल्टरनेटिंग है इस तरह की, तो ये अपनी पोलैरिटी बदलता है। ये अपनी पोलैरिटी बदलता है क्योंकि उधर जनरेटर घूम रहा है। जनरेटर जितनी तेजी से घूमेगा पोलैरिटी भी उतनी जल्दी जल्दी बदलेगी। तो हम सबके घरों में जो करंट आ रहा है वो इसी टाइप का है। ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट होता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो अगर इन दोनों को आर से डिवाइड कर दें तो ई बाय आर होगा आई, ई नॉट बाय आर होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेम तुमको मिलेगा करंट के लिए भी। देखो, एक हमारे पास कॉइल है और हमने जो मैग्नेट्स लगाए हुए हैं उसके अराउंड, उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मान लो 20 टेस्ला है। और कॉइल जो रोटेट हो रहा है, कॉइल रोटेट हो रहा है मान लो 60 आरपीएम से। कॉइल रोटेट हो रहा है 60 आरपीएम से। कॉइल जो है वो रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है, और कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है 500। ठीक, तो क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू इज एनबीए ओमेगा। ई मैक्स इज एन बी ए ओमेगा। तो ओमेगा मतलब जो ये वैल्यू दी हुई है 60 आरपीएम, ये ओमेगा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये ओमेगा दिया होगा तो रेडियन पर सेकंड में दिया होगा। ओमेगा, ओमेगा यहां से तुम्हें निकालना पड़ेगा। ओमेगा हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और वो होगी पर सेकंड में, जबकि है पर मिनट में। तो आरपीएस में डालना पड़ेगा 60/60, यानी ओमेगा जो है वो है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। बाकी सारी वैल्यूज यहां पे डायरेक्ट दी हुई हैं। और मान लो कहता है कि इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है,
कॉइल जो है उसका टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो आई मैक्स भी निकालो और ई मैक्स भी निकालो। ठीक, तो ई मैक्स हो गया तुम्हारा एन बी ए, ए निकालना पड़ेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। तो ये हो गया तुम्हारा, 4 जीरो काट दो, 4 ही जीरो है हमारे पास ऊपर, 1 2 3 4, नीचे वाला पूरा गया, 50 100 100 पाई, 100 पाई वोल्ट, यानी कि 314 वोल्ट। ई मैक्स इज 314 वोल्ट। आई मैक्स, ई मैक्स बाय आर, आई मैक्स इज ई मैक्स बाय आर, 314 बाय 100, 3.14 एम्पियर। ठीक है, या फिर अगर वो ऐसे पूछ ले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in the coil at t equal to सपोज 1/12 सेकेंड। किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ ले, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ ले, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है कि करंट भी उस टाइम पे पूछ रहा है, t इक्वल टू 1/12 सेकेंड पे ईएमएफ भी पूछ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो टाइम की इक्वेशन है ना ईएमएफ की टाइम की इक्वेशन ये है, तो यहां डालना पड़ेगा E इक्वल टू ई नॉट 314 साइन ओमेगा, ओमेगा क्या है 2 पाई इंटू टी 1/12। यहां पे टी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, यहां पे टी की वैल्यू डाल दी, 2 से 2 कट गया, π/6 बचा, E इक्वल टू 314 साइन π/6, साइन π/6 होता है 1/2, तो ईएमएफ हो गया तुम्हारा 2 से 2 कटा 157 वोल्ट, 157 वोल्ट ईएमएफ होगा 1/12 सेकंड पे, और 1.57 का करंट होगा, क्योंकि जो भी ईएमएफ आएगा उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। हो गया ना, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको बोला जाता है ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो ही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू है वो है ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू, टी की वैल्यू डालोगे तभी तो आएगी ईएमएफ, सो दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इसको बोला जाता है पीक वैल्यू, इसको बोला जाता है पीक वैल्यू। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक मतलब मैक्सिमम, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक वैल्यू के अलावा एक और वैल्यू है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो उतनी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो, उसको बोला जाता है, तीन नाम है उसके, तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, ई आर एम एस और ई
वर्चुअल और ई इफेक्टिव। ई आरएमएस, इसको बोला जाता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ईवी, वी फॉर वर्चुअल, वर्चुअल वैल्यू। ई इफेक्टिव, इफेक्टिव वैल्यू। तीनों का मतलब सेम है, नाम अलग है एक ही चीज के तीन नाम, अलग अलग चीजें नहीं है ये तीनों सेम है। और ऐसे बोल लो, इसको ऐसे बोल लो, ये तीनों सेम है। अभी बताता हूं ये होती क्या है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सुन लो। ई ई आरएमएस, ई वर्चुअल, ई इफेक्टिव, तीनों का मतलब सेम है। ई नॉट बाय √2, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। इसका एक डेरिवेशन भी होता है, हमारे सिलेबस में नहीं, मीनिंग तुमको पता होना चाहिए अच्छे से। ई आरएमएस और ई इफेक्टिव और ई वर्चुअल इज ई नॉट बाय √2। 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो 0.707 होती है। सो दिस इज 0.707 ऑफ ई नॉट, 0.707 ऑफ ई नॉट, यानी कि इफेक्टिव वैल्यू जो भी होती है, अभी बताऊंगा क्या होती है, लेकिन वो पीक वैल्यू का 7.707 टाइम्स होती है। पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स होती है, जिसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70.7% ऑफ ई नॉट होगा। सिमिलरली आई इफेक्टिव या आई आरएमएस या आई वर्चुअल भी होता है, जो कि होता है आई नॉट बाय √2 या फिर 0.707 आई नॉट या फिर 70.7% ऑफ आई नॉट होता है।